पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सर ये क्या बकवास करे जा रहे हो, क्या है ये? एक्चुअली यही तो है हमारे चैप्टर का नाम। यस, स्वागत है बच्चों। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम यही है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले इस्तेमाल करें, पसंद आए तो रख लेना, नहीं आए तो वापस कर देना। यस, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम यही है, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और ऑन रिटर्न बेसिस। बेसिकली जब हमने सीए ज्वाइन किया तो आईसीएआई बड़ा खुश हुआ। आईसीएआई हमारी सुप्रीम बॉडी बहुत खुश हुई, बोले बच्चा क्या मांगते हो? तो हमने बोला नहीं मालिक, हमारे पास सब है, हमें कोई जरूरत नहीं है। बोले नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें कुछ तो लेना ही पड़ेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा, मैं बहुत खुश हूं, बताओ क्या मांगते हो? तो हमने बोला देखो भगवान के देखो सब कुछ है हमारे पास, एक काम करो, ज्यादा कुछ नहीं तो बस 5 मार्क्स दे दो, बस 5 मार्क्स, ज्यादा नहीं चाहिए, इतने में हमारा काम हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे। ऐसे बोला लो जा बच्चा खुश हो, ये लेके जब 5 मार्क्स, लेकिन इस 5 मार्क्स का नाम क्या होगा? सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। यस एब्सोल्युटली, ये इतना इजी चैप्टर है कि रिटर्न गिफ्ट है आपकी सिर्फ एग्जाम में बैठने की। यानी अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आईसीएआई आपको 5 नंबर गिफ्ट में दे रहा है। बोले यस जाओ मजे करो, ऐश करो, जा बच्चा। तो है क्या ये चैप्टर? इतना सिंपल, एब्सोल्युटली इतना सिंपल, और लगभग हर बार एग्जाम में आता है 5 मार्क्स के लिए। मतलब 5 मार्क्स फ्री के हो गए अपने ये। अरे सरकार क्यों पका रहे हैं, बताओ तो सही, फ्री के कैसे हुए? तो मालिक देखो ऐसा है कि नाउएडेज जब कंपटीशन इतना खतरनाक हो गया है, इतना खतरनाक कंपटीशन कि साहब लोग बाग बस बेचने पे लगे हैं। लोग बाग बोल रहे हैं माल ले लो भैया, माल ले लो, पैसे देना हो दो, नहीं देना मत दो, इवन माल ले लो, पैसे दे रहे हो दे दो, और कैशबैक भी ले लो। यानी 100 रुपए का माल आप हमसे ले लो और 100 रुपए की कैशबैक ले लो, ऐसा जमाना आ गया है। तो ऐसे सिनेरियो में जब कंपटीशन इतना स्टेप हो गया तो वहां पर अब कस्टमर किंग है, और कस्टमर जब किंग है तो सेलर अपने राजा को मनाने के लिए, लुभाने के लिए, रिझाने के लिए अलग अलग तरह से माल बेचने की कोशिश करता है। और उसी में एक कोशिश ये भी है, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और ऑन रिटर्न बेसिस। ऑनलाइन सेल, यस याद है ना ऑनलाइन सेल, अभी पिछले 4-5 साल में जबरदस्त माहौल बन गया है। पहले ऑनलाइन सेल के लिए एक पोर्टल हुआ करता था, ईवे। आपने पता नहीं नाम सुना होगा नहीं सुना होगा। ईवे द मोस्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म टू बाय ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स, मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स बिकता था। फिर ये सब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मिंत्रा और फलाना और ढिमका, पता नहीं क्या क्या आने लगे आजकल। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिकते थे, ऐसे आइटम जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिसमें किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बिकते थे। कपड़े में तो कोई खरीदते नहीं थे, इन पे कपड़े जूते ये सब चीज कोई नहीं खरीदता था, क्योंकि डर था ना, मैंने खरीद लिया। अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें एकदम 6 फुट 4 इंच का मॉडल खड़ा है, अपन अपने आप को उसके अंदर इमेजिन कर रहे हैं, और अपने लगाओ कि यार अपने ऊपर भी टी शर्ट उतनी अच्छी लगेगी। बाद में पता पड़ा कि टी शर्ट अपने ऊपर बहुत ही खतरनाक लग रही है, मतलब टी शर्ट अच्छी लग रही है और अपन बहुत बकवास लग रहा है। तो अब क्या करें? अगर ऑनलाइन खरीदा तो माल तो वापस हुआ नहीं। तो ऑनलाइन सेल्स पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये अपैरल्स और ये शूज, इन सब चीज़ों की बहुत कम सेल होती थी। जब लोगों ने ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनीज है, इन्होंने जब रिसर्च किया तो दे फाउंड, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कस्टमर डरता है कि अगर मैंने माल खरीद लिया और पसंद नहीं आया, मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगा, तो ये मेरे माथे आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं भैया दुकान जाऊं, दुकान जाके माल खरीदूं और जो पहन के देखूं, 4 बार समझ के देखूं, अपनी मैडम से पूछूं, अपनी उनसे पूछूं, और जब वो बोलते हैं हाँ अच्छा है तो ले लो। ऑनलाइन में रिस्क है, तो इस रिस्क को अब कैसे हटाया जाए? तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने बोला कोई बात नहीं, आप माल खरीदो, अच्छा लगे तो रखना, नहीं अच्छा लगे तो एक्सचेंज कर लेना। क्या कर लेना? एक्सचेंज, रिटर्न नहीं, एक्सचेंज कर लेना। तो ग्राहकों का थोड़ा सा रुझान बढ़ा, बोले हाँ यार चलो एक्सचेंज तो होने लगा, लेकिन भैया पैसे तो लग गए, वापस तो आ नहीं रहा कुछ। तो उस केस में भी जो एक्सपेक्टेशन थी उतनी सेल नहीं बढ़ी, क्योंकि अभी भी आपसे मैंने एक पर्टिकुलर टी शर्ट खरीदी, पहन के देखी, अच्छी नहीं लगी, मैंने बोला चलो वापस, बोले वापस तो नहीं होगी, एक्सचेंज हो जाएगी, यानी इतनी वैल्यू का आपको हम क्रेडिट दे देंगे, कुछ और खरीद लो। अब मैं उस साइट पे देख रहा हूं, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, तो मेरे तो पैसे लग गए ना साहब, मैं क्यों इतनी रिस्क लूं, क्यों अपने पैसे अननेसेसरी ब्लॉक करूं? तो भी उतना रिस्पॉन्स नहीं आया उन प्लेटफॉर्म्स को। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं यार ये काम भी नहीं चलेगा, यानी अपने को कंज्यूमर को ये बिल्कुल ऑप्शन देना पड़ेगा कि रखो, खरीदो,
अच्छा लगे तो रखना, नहीं अच्छा लगे तो वापस, अनकंडीशनली वापस। हम आपसे कोई शर्त नहीं रखेंगे, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे क्यों हुआ, क्यों नहीं अच्छा लगा, आप क्यों वापस कर रहे हो, नहीं, आप बस वापस ले देना और हम शांति से प्रेम से वापस ले लेंगे। और जब ये हुआ तो जो वॉल्यूम बढ़ा वो बढ़ा कम से कम 10 से 20 गुना, 10 to 20 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ गया। यानी पहले जहां 200 करोड़ की सेल होती थी आजकल 2000 करोड़ की सेल हो रही है बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन। एंड दिस इज व्हाट, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। यानी माल भेजा है, माल भेजा है, आपको अच्छा लगे तो रख लेना, अच्छा नहीं लगे तो वापस कर देना। तो जब आपको ऑनलाइन मार्केट में जाना है, नए सेगमेंट में उतरना है, कोई नया प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है और या आपको एक बहुत परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक्स्ट्रा एज क्रिएट करना है, तो आप अपने कस्टमर्स को ऐसे अलग अलग लुभावने ऑफर देते हैं और इसी को हम बोलते हैं सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। या फिर एक कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरर है, उसने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, अब वो गया अपने होलसेलर के पास और उससे बोला भाई होलसेलर ये प्रोडक्ट भी बेच के देख। होलसेलर बोला नहीं साहब मेरे पास तो वैसे करोड़ों रुपए की इन्वेंट्री में पैसा ब्लॉक है, अब मेरे में और हिम्मत नहीं है, नहीं मैं नहीं बेच पाऊंगा। तो हम बोल रहे हैं कि यार बेच के देख, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट है, मार्केट में एकदम नया है, बेहतरीन चलेगा। बोले मालिक सर बिल्कुल मान लिया नया है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा तेरे पास पैसे नहीं है इसलिए रखना चाह रहा? बोले हाँ सरकार। तो हमने क्या बोला, ठीक है तू रख, बेच के देख, अगर बिके तो रख लेना, नहीं बिके तो वापस कर देना, अब तो तेरा पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा। और इसके लिए हमने तुझे एक समय दिया, मान ले 15 दिन या मान लो 1 महीना या एक रीजनेबल टाइम दे दिया, कोई लिमिट लिख के नहीं दिया लेकिन हाँ एक रीजनेबल टाइम दे दिया कि भाई 1-2 महीने के अंदर तू वापस कर देना, अगर अच्छा नहीं लगे तो अब वो होलसेलर उसने माल रख लिया, क्योंकि देखो पैसा तो उसको लगा नहीं, कोई पैसा ब्लॉक हो नहीं रहा, माल बिक गया तो कमा लेगा, नहीं बिका तो वापस कर देगा। यानी इसमें होलसेलर की रिस्क 0 हो गई और पूरी इन्वेंट्री किसकी ब्लॉक हो गई? सेलर की, मैन्युफैक्चरर की। और अब वो भी क्या करे, उसको भी तो माल बाजार में चलाना है। तो भैया शुरुआत में तो ये सब चीजें करना पड़ेंगी। एक बार बाजार में प्रोडक्ट जम गया तो फिर अपनी शर्तों में बेच लेना, अभी बाजार की शर्तों में बेचो, बाजार को अट्रैक्ट करो अलग अलग स्कीम्स के साथ, और बस ये स्कीम वही है, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और ऑन रिटर्न बेसिस। अब इसमें होगा क्या, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस? तो सरकार पहला, जब हम माल अपने कस्टमर को दे रहे हैं तो वी आर ट्रांसफरिंग द पोजीशन बट नॉट द ओनरशिप। यानी ओनरशिप इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड अनलेस अंटिल आपका कस्टमर उसको एक्सेप्ट ना कर ले। तो पहला पॉइंट कि यहां पर जब माल भेजा जाता है तो सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। यानी वो माल अभी भी मैन्युफैक्चरर सेलर की ओनरशिप का माल ही कहलाता है। दूसरा, यहां पर ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? तो सरकार ओनरशिप जब ट्रांसफर होगी जब ये माल फाइनली सामने वाली पार्टी अप्रूव कर लेगी। ठीक है सरकार, और क्या बोलते हैं? तो हियर गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर विद द ऑप्शन टू रिटेन और रिटर्न देम विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है सरकार। दूसरा, देयर इज अ चेंज इन possession of goods from one person to another. It does not involve transfer of ownership of goods. और ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? तो ओनरशिप इज पास्ड only when the buyer gives his approval or if the goods are not returned within the specified time। जो समय सीमा दी थी जिसमें उसको एक्सेप्ट करना था या रिजेक्ट करना था और उसने दोनों नहीं किया तो फिर मान लिया जाएगा कि भाई की साइलेंट एक्सेप्टेंस है। मैंने माल खरीदा ऑनलाइन, 15 दिन का टाइम होता है, 15 दिन में अगर मैंने वापस नहीं करा तो फिर क्या वापस होगा? फिर थोड़ी होना है। तो 15 दिन खत्म हो गए तो मतलब बाय डिफॉल्ट वो सेल मान ली जाएगी। चलो आगे। The customer does not incur any liability when the goods are merely sent to him। जब कस्टमर को हम माल भेजते हैं तो उस समय कस्टमर की कोई लाइबिलिटी नहीं है। हाँ, in case of online transaction, sometimes customers are given choice to pay on receipt of goods, जिसको आप बोलते हैं COD, कैश ऑन डिलीवरी, and in some cases they are required to pay in advance। ऑनलाइन खरीदते हैं, कई बार COD अवेलेबल नहीं होता लेकिन आप खरीद लेते हो, पे कर देते हो, लेकिन ऑप्शन तो फिर भी आपके पास कि 15 दिन के अंदर आपको अच्छा नहीं लगे, इवन आप पैकेट खोल लो, यूज करके देख लो और अच्छा नहीं लगा तो आप वापस भी कर सकते हैं वो 15 दिन में। आई एक्चुअली रिटर्न अराउंड 10-20 आइटम्स। हाँ, मैंने ज़्यादा खरीदे भी हैं उससे, लेकिन मैंने वापस करे हैं। मैंने अपने iPad का कनेक्टर खरीदा, नहीं चला, पैकेट खोला, सब चेक करा, नहीं चला। ट्रिमर खरीदा, मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं लगा, उसकी सर्विस अच्छी नहीं लगी, मैंने खुला हुआ ट्रिमर यूज किया, ट्रिमर वापस कर दिया। मैंने एक प्रोजेक्टर खरीदा था,
मैंने एक प्रोजेक्टर खरीदा था, पॉकेट प्रोजेक्टर, यानी जिसको आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, चार्ज होता था। तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं हुई, 14वें दिन वापस कर दिया और बिलिंग में वापस हो गया, 32,000 की चीज वापस हो गई। मोबाइल वापस हो जाते हैं। तो मालिक यहां आपने ऑनलाइन में माल खरीदा, पैसे दे दिए, एग्रीड, जबकि जो एकदम जो आत्मा है सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस की, जब बेसिक लेवल की बात करें, मैन्युफैक्चरर आया होलसेलर के पास तो हमें पैसा भी नहीं दिया जाता, लेकिन ऑनलाइन सेल में पैसा तो ले लेते हैं हम पहले, लेकिन ये ऑप्शन दे देते हैं कि ये पैसे एक तरह से आपका एडवांस है, अभी हमने सेल मानी नहीं है। यानी ये ऑनलाइन सेलर सेल कब मानते हैं? जब 15 दिन सेल के समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि तब तक एक्चुअली सेल नहीं हुई है, क्योंकि अभी पूरी रिस्क है कि माल वापस आ सकता है। पैसा आ गया है तो उसको सेल नहीं माना, उसको एडवांस मान लिया जाएगा, और अगर रख लिया तो फिर एडवांस को कन्वर्ट कर देंगे सेल में, और अगर नहीं रखा तो सर एडवांस वापस कर दिया जाएगा। अब सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के केस में सेल कब बुक होगी, एट विच पॉइंट ऑफ टाइम सेल विल बी रिकॉग्नाइज्ड? आराम से सोचते हैं। सरकार, ये तो समझ में आ गया सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल में होता क्या है। अब बीइंग द सेलर, मैं आखिर सेल कब बुक करूंगा? सब कुछ कर के ले रहा हूं बेचने के लिए, तो बीइंग द सेलर, बीइंग द मैन्युफैक्चरर, मैं इस माल की सेल रिकॉग्नाइज कब करूंगा? तो वो सिंपल तरीका, मान लो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, देखो काय का मैन्युफैक्चरर हूं, इसका मैन्युफैक्चरर हूं, बैग्स, काय के लिए, समझ गए ना? आजकल तो एकदम टशन में भाई लोग बिल्कुल झमाझम बोले, बियर्डो, मतलब एकदम माहौल है ना। तो अब ये जो व्यक्ति है, मान लो वो मैं ही हूं, और मैं जब इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने गया उस समय इसका इतना माहौल नहीं था, तो मैं दुकान जाके बोलता था कि भैया रखो ना यार, अच्छा माल है, जबरदस्त चलेगा, और वो लोग सुनते ही नहीं थे मेरी, बोलते हैं हमारे पास जैसे 10 प्रोडक्ट और रखे हैं, तुम्हारा कौन सा चलेगा। तो एक माहौल जब तक मैंने नहीं बनाया तब तक ऐसे ही चल रहा था, सीरियसली। मतलब मैं दुकानदारों के पास जाता था, उनसे बोलता था बेचो, वो रखते ही नहीं थे। फिर मैंने बोला उनसे कि काम करो ना मालिक, आप अपनी दुकान पे बढ़िया रखो, सजा के रखो, और क्लाइंट आपसे मांगे तो आप बेच देना, और आप माहौल चेक कर लो, क्योंकि मैंने बहुत कैंपेनिंग करी है इसके लिए, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे खूब मार्केटिंग करी है, सब अनकन्वेंशनल मार्केटिंग, ठीक है। तो अब ये प्रोडक्ट मैंने दुकानों में रखवा दिया और एक महीने का सबको समय दे दिया कि 1 महीने रख के देख लो, चल जाए तो बढ़िया, नहीं तो वापस कर देना। तो भाई अब ये जो प्रोडक्ट था वो दुकानों में सज गया। आप जैसे एकदम यंगस्टर्स पहुंचे और बोले अच्छा बियर्डो का प्रोडक्ट है, बोले अरे क्या बात है, दुकान की इज्जत बढ़ गई। बोले तुम्हारे पास बियर्डो का प्रोडक्ट है, बोले हाँ, तो इज्जत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो दुकानदार को भी लगा यार वाह, अपन तो इसको तुच्छ समझ रहे थे, इसने तो उल्टा अपनी इज्जत बढ़ा दी। तो उसने अपने को फोन लगाया कि बॉस मैंने माल रख लिया। तो फाइनली अप्रूवल मिल गया। अब अप्रूवल मिल गया तो मतलब अब मैं सेल बुक कर सकता हूं। अभी जब मैं माल रख के आया था उसकी दुकान में, तब सेल नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने ट्रायल बेसिस पे माल रखा था और उसको बोला था कि समझ में नहीं आए तो वापस कर देना। लेकिन अब फाइनली सामने वाले ने फोन करके बोला कि यार तुमने बताया नहीं यार, तुम इतने बड़े वाले हो। मैंने कहा ठीक है यार, अपनी तारीफ ऐसे करने का कौन सा फायदा है, मेरा प्रोडक्ट बाजार में मेरा नाम बोले तब तो मजा है। तो मैंने कहा यार मेरा प्रोडक्ट मेरा नाम बाजार में बोले तब मजा है। दुकानदार ने बोला मैंने रख लिया, डन, तो फिर सेल बुक कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि पोजीशन तो ट्रांसफर हो ही गया था, कंसेंट भी मिल गई और अमाउंट भी तय हो गया। फिर एक केस और हुआ कि मैंने सामने वाले दुकानदार को बोला था कि 1 महीने के अंदर आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो उसने बोला कि अगर मैंने दोनों नहीं किया तो, और माल भी वापस नहीं किया तो फिर मैंने बोला कि देखो मैं मान लूंगा कि आपको माल पसंद आया, इसलिए आपने रिजेक्शन नहीं किया। यानी 1 महीने का जो समय दिया, अगर वो एक्सपायर हो गया और आपसे ना रिजेक्शन आई ना अप्रूवल आया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने माल रख लिया है। ओके, तो फिर 1 महीना खत्म हुआ और रिजेक्शन नहीं आई, एक्सेप्टेंस भी नहीं आई, लेकिन साइलेंट एक्सेप्टेंस तो आई, क्योंकि मैं तो बोल के आया था आपको। तो फिर उस केस में जो समय सीमा तय की है, अगर उस समय सीमा में ना रिजेक्शन आया ना अप्रूवल आया और उस समय सीमा समाप्त हो गई, वो टाइम पीरियड समाप्त हो गया, तो ये मान लिया जाएगा कि सेल कंप्लीट हो गई है। जैसे ऑनलाइन में 15 दिन का रिटर्न दिया था, 15 दिन के अंदर रिटर्न का आपने डाल दिया ऑर्डर, तब तो ठीक है, 16वें दिन सेल मान ली जाएगी। और सरकार तीसरा पॉइंट, ऐसा कोई केस जहां पर आपने ऐसा कोई एक्ट कर दिया है, ऐसा कोई एक्ट कर दिया है जिससे ये मान लिया जाएगा कि सेल कंक्लूड हो गई। कैसे समझाता हूं। मेरी मैडम का बर्थडे आ रहा था, तो मैं गया टीवीजेड के पास, टीवीजेड दी ओरिजिनल, और उसका जो स्टोर मैनेजर वो मेरा मित्र है। अच्छा, तो मैंने बोला भावेश भाई, भाभी का बर्थडे आ रहा है आपकी, मेरी तो वो है ना, हाँ, तो
एक नेकलेस लेना है यार अच्छा। अब जब दिखाया तो 3-4 नेकलेस बहुत अच्छे लगे, उसमें से 2 बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। तो मैंने बोला यार भावेश भाई बड़ी कंफ्यूजन है, इन दोनों में से कोई एक अच्छा लग रहा है, मतलब एक लेना है और लग दोनों अच्छे रहे। तो भावेश भाई बोले कोई बात नहीं यार, आप घर ले जाओ, आप तो मेरे दोस्त हो अच्छे, और भाभी को इसमें से जो पसंद आ जाए वो रख लेना, और जो पसंद ना आए वो वापस कर देना। ठीक है, अप्रूवल बेसिस पे चला गया। हाँ, अब उसकी भाभी को यानी मेरी मैडम को नेकलेस ए बहुत पसंद आया और बी उतना पसंद नहीं आया, लेकिन अब मैडम तो मैडम है, तो उनने क्या बोला यार देखो ये रखते हैं, लेकिन आज एक पार्टी में जाना है तो क्यों ना ये बी वाला पहन के जाते हैं। तो लोग जो मेरी सहेलियां हैं वो देख के और जलेंगी, क्योंकि आज बी वाला पहना, बाद में ए वाला पहनूंगी तो लोगों को लगेगा गजब है यार, ये तो क्या गजब रईस है, कितने सारे नेकलेसेस के पास। तो मैडम ने से मैंने बोला मैंने क्या क्या रखा है इस सब में। बोले नहीं 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 तुम नहीं समझते, मुझे मेरी उस सहेली ने बहुत चिढ़ाया था। मैंने कहा आज मेरी बारी है, मैंने कहा चल डन। तो मैडम ने अपनी क्या पहन लिया, नेकलेस बी, और जबकि रखना कौन सा था, ए। अब जब उस पार्टी में गए तो पता लगा भावेश भाई अपनी मैडम के साथ आए, और भावेश भाई ने जैसे ही मेरी मैडम के गले में वो देखा तो भावेश भाई बोले क्या मैम शानदार, ये बहुत अच्छा था, ये अच्छी चॉइस है आपकी, ये ज़्यादा अच्छा था। अब बताओ अगले दिन अब भावेश भाई के पास क्या बोलूंगा मैं लेके। तो अब आप सोचना लॉजिकली, अगले दिन मैं भावेश भाई के पास जाने वाला हूं, मैंने प्लान क्या किया था कि बी वाला वापस करना है, लेकिन क्या अब मैं बी वाला वापस कर पाऊंगा? तो आंसर आया नहीं। इवन हो सकता था कि मैं कल दोनों वापस कर सकता था, बोल देता कि मैडम को पसंद नहीं आया, लेकिन अब तो झक मार के मुझे वो बी वाला नेकलेस रखना ही पड़ेगा। यानी हमारा क्लाइंट ऐसा कोई काम कर दे, ऐसा कोई कांड कर दे कि इससे सिद्ध हो जाए कि सेल हो गई है। उसको अपन ने फल भेजे, देख लेना शेप में 22 ठीक है क्या, अच्छे लगे तो रख लेना, नहीं रखे तो पेटी वापस कर देना। भाई के बच्चों ने पेटी खोली और खा गए हाफूस। अब क्या वो गुठली वापस करेगा क्या? कांच का सामान भेजा और बच्चों ने खेल खेल में फोड़ दिया, अब आप क्या कर लोगे? तो ऐसा कोई एक्ट हो जाए जिससे ये सिद्ध हो जाए कि सेल हो गई है। मैंने होलसेलर को माल रखा था कि भाई बेच के देखना, और भाई ने बेच दिया। अब वो किस मुंह से बोलेगा कि मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो तो खुद बेच चुका है। तो वो ऐसा कोई काम कर दे जिससे ये कंक्लूड हो जाए कि सेल हो गई है। तो तीन केसेस, एक समय सीमा के अंदर सामने वाली पार्टी हाँ बोलते कि हाँ भैया अच्छा लगा रख लेते हैं। दो समय सीमा का जो टाइम पीरियड दिया था वो टाइम पीरियड समाप्त हो गया, लेकिन ना एक्सेप्टेंस आया ना रिजेक्शन आया, तो इसको बोलते हैं साइलेंट एक्सेप्टेंस, मौन स्वीकृति। यानी आपने कुछ ना नहीं बोला, आप समझते हो ना, हाँ अरे अरे समझ गए। अपन ने बोला किसी को और उसने ना बोली ना हाँ बोली, तो अपन समझ गए ना कि क्या स्थिति है। हाँ एब्सोल्युटली। तो 30 दिन का समय दिया, अब ना तो ना आई ना हाँ आई, तो क्या मानोगे? हाँ ही है, ठीक है। और तीसरा, ऐसा कोई काम कर दो जिससे यह सिद्ध हो जाए कि सेल हो गई है। तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उसी दिन सेल मान ली जाएगी। तो चलो सरकार, ये हो गया हमारा सेल्स ऑन अप्रूवल में सेल कब मानी जाएगी, सेल्स ऑन अप्रूवल के फीचर क्या होगा। 2 नंबर के ट्रू फॉल्स में इसका एक क्वेश्चन आ जाता है, ये उस समय काम आएगा। अब हमें बात करना है अकाउंटिंग की, यानी अब हमको लड़ना है 5 नंबर के लिए। तो चलो हम अकाउंटिंग की बात करते हैं। चलो दोस्तों, अब हम इसकी अकाउंटिंग डिस्कस करते हैं। वैसे बेहद आसान अकाउंटिंग है, मतलब इतनी मतलब क्या बोलूं, क्या मतलब समझ नहीं आता है यार, कि मतलब बस गिफ्ट है आपके लिए ये, और कुछ नहीं बोलना। तो यहां पर जो अकाउंटिंग की बात सजेस्ट की गई है उसके लिए 3 तरह के बिजनेस बताए गए हैं। एक वो लोग जिनके टोटल ट्रांजैक्शन में सेल्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के ट्रांजैक्शन बहुत थोड़े से फ्यू ट्रांजैक्शंस ही वो इस सिस्टम पे कर रहे हैं। दूसरे वो हैं जिनके ट्रांजैक्शन संख्या में थोड़े ज्यादा हैं लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो उनके लिए एक अलग अकाउंटिंग सजेस्ट की गई है। और जो तीसरे बिजनेसमैन हैं जिनके मेजर बिजनेस ही इसी मॉडल पे चल रहे हैं, खासतौर से जैसे मान लो आप अमेजोन पे जो रजिस्टर्ड सेलर हैं, फ्लिपकार्ट पर जो रजिस्टर्ड सेलर हैं, जिनका मेजर काम ही ये हो रहा है, तो वो लोग के लिए अकाउंटिंग की तीसरी मेथड सजेस्ट की गई है। यानी फ्यू, फ्रीक्वेंट और न्यूमरस 3 कैटेगरी में बांटा गया है। यानी 3 कैटेगरी में हमने बिजनेस हाउस को बांटा है। एक वो जिनके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत कम है, फ्यू ट्रांजैक्शंस आर देयर। दूसरे वो जो थोड़े से फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। और तीसरे वो जिनका मेजर बिजनेस ही इस मॉडल पे चल रहा है।
ठीक है, चलिए तो हम आते हैं सबसे पहले पहली कैटेगरी पर, जहां पर हमारे टोटल ट्रांजैक्शन के थोड़े से ट्रांजैक्शन हम इस सिस्टम पे कर रहे हैं। अब ऐसे में ये बिल्कुल भी फीसेबल नहीं है और इकोनॉमिकल भी नहीं है कि हम इस पूरे सिस्टम के लिए एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करें, क्योंकि सरकार अकाउंटिंग में सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाने का मतलब है कि आपके अकाउंटेंट का काम 2 गुना बढ़ गया, तो उस केस में उसकी रेम्यूनरेशन भी बढ़ेगी, नंबर ऑफ अकाउंटेंट आपको ज़्यादा हायर करने पड़ेंगे, तो वो फीसेबल नहीं है। इसीलिए वहां पर क्या बोला गया कि आप अलग से कोई किताब मेंटेन ना करें, बल्कि अपनी जो मेन किताबें हैं उसी में ही इसके थोड़े मोड़े ट्रांजेक्शन लिख लें। कैसे सरकार? तो यहां पर बोला गया कि जब आप माल भेजते हैं, भेजा है ना, जब आपने माल भेजा तब आप इसको एक ऑर्डिनरी सेल मानते हुए ऑर्डिनरी सेल मानते हुए सेल की एंट्री पास कर लें। ऑल तो सेल हुई नहीं है लेकिन फिर भी मान लो। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत कम है, लिमिटेड है। तो जब हमने माल भेजा तब हमने सेल की एंट्री पास कर लेनी है। अब एंट्री क्या होगी? तो सरकार ये वही एंट्री होगी जो नॉर्मली आप सेल की एंट्री करते हैं, डेटर या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अब जब जो हमने समय दिया था, से 30 दिन का समय दिया था, इन दैट 30 डेज सामने वाली पार्टी ने बोल दिया कि हाँ कबूल है। हमने बोला बधाई हो। तो अब उसने माल रख लिया, क्या एंट्री करेंगे? तो सरकार एंट्री क्या करेंगे? हमने जो माल भेजा था तभी हमने सेल की एंट्री पास कर दी थी। तो अगर सामने वाली पार्टी ने इस सिनेरियो में माल रख लिया, अप्रूवल दे दिया, या वो समय समाप्त हो गया यानी सेल हो गई, तो उस केस में आपको अलग से एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माल भेजते समय ही आपने एंट्री पास कर दी थी। ठीक है सरकार। अब अगर लेकिन सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया, उसने बोला माल पसंद नहीं आया, वापस, तलाक, तो उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में आप सेल्स रिटर्न की एंट्री पास नहीं करोगे, क्योंकि एक्चुअली इट्स नॉट अ सेल्स रिटर्न, एक्चुअली सेल ही नहीं हुई। तो आपने जो एंट्री की थी उसको रिवर्स कर दो, एंट्री रिवर्स कर दो। सेल रिटर्न मत बोलो, इसको सेल्स का रिवर्सल बोलो। तो उस समय जो एंट्री की थी, डेटर्स अकाउंट डेबिट या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल, तो आप सेल रिवर्स करो और एंट्री करोगे सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। हालांकि अगर आप सेल्स रिटर्न लिखोगे तो भी बात तो वही आई, लेकिन एक्चुअली वहां पे मतलब ये निकला कि हमने माल बेचा था और वो वापस आ गया। जबकि सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे सेल कब हुई? जब सामने वाला एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो उसने एक्चुअली कभी एक्सेप्टेंस दी नहीं थी, तो एक्चुअली कभी माल बिका ही नहीं था। तो आपको सेल्स रिटर्न नहीं दिखाना, सेल्स का रिवर्सल करना है। अच्छा सरकार, सामने वाली पार्टी ने माल रख लिया, लेकिन उसने बोला कि देखो इतने में हमको माल पसंद नहीं आ रहा, थोड़ा भाव कम करो। अब मान लो हमने ये माल भेजा था 1 लाख की इनवॉइस पर, और उसने बोला माल तो रखूंगा लेकिन 90 में दोगे तो रखूंगा। अब मैंने कहा यार ठीक है यार, अभी तो माल बेचना है, बस कैसे भी करके एक बार माल तो बिकना स्टार्ट हो। तो मैंने बोला चल डन, 90 में डील डन। तो अब क्या हुआ? मैंने तो ओरिजिनली 1 लाख पे एंट्री कर ली और डील डन हुई है 90 पे। तो मैं क्या करूं? 10,000 का सेल्स रिटर्न नहीं करूंगा, यहां पर मैं वापस से 10,000 की जो सेल्स रिवर्स होगी बस वो करूंगा, और एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। यानी इसका अगर उल्टा हो जाए तो, वैसे देखो प्रैक्टिकली होगा नहीं, थ्योरेटिकल है, बस डिस्कस कर लो, बात खत्म। आपको शायद एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं। मैंने आपको माल दिया, 1 लाख की इनवॉइस करी, और अब आपने बोला ठीक है रख लिया। मैंने कहा ऐसे थोड़ी देखोगे, अब मैं आता हूं अपनी औकात पे, 1,20,000 रखना पड़ेगा। ऐसा होगा कि रियल लाइफ में? अगली बार जब बेचोगे तो हो सकता है कि आप 1,20,000 कोट करो, लेकिन इस बार तो आपने जो बोल दिया इसकी भी कुछ कीमत है ना। हाँ, तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, लेकिन थियोरेटिकली सब होता है। तो अगर सामने वाले को हमने माल भेजा और सामने वाले ने रख लिया, लेकिन नेगोशिएशन हुआ है कि वो ये माल ज्यादा प्राइस पे रख रहा है, अपना क्या बिगड़ रहा है, तो फिर क्या करोगे? तो सर सेल बढ़ा दोगे, यानी जो रिवर्सल करा था अभी उसकी बजाय सेल और बढ़ा दोगे। तो उस केस में एंट्री क्या होगी? डेटर अकाउंट डेबिट या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सिंपल, बहुत सिंपल, कोई दम ही नहीं है। और मजेदार बात यह है कि एग्जाम में जो 3 बार क्वेश्चन आए उसमें से 2 बार यहां से क्वेश्चन आए। अब लेकिन सरकार क्या इतना इजी है? तो आंसर आया थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब समझिएगा क्या ट्विस्ट है। मैंने 15 मार्च 20 को माल भेजा है अप्रूवल के लिए, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पर, ठीक है, और 1 महीने का समय दिया है। तो 1 महीने का समय कब खत्म होगा? 15 अप्रैल को। लेकिन इस बीच यहां 31 मार्च आ गई और ये मेरा ईयर एंड है। अब मैंने माल भेजा तो मैंने सेल बुक कर ली,
लेकिन 1 महीने का चूंकि समय दिया था और 31 मार्च तक सामने वाले भाई ने बोला देखे तुम्हें कितनी अकाउंटिंग आती है, तो 31 मार्च तक सामने वाले भाई ने ना तो एक्सेप्टेंस दिया ना रिजेक्शन दिया। और चूंकि अभी समय समाप्त हुआ नहीं है तो मैं उसको ये भी नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं तुमको बताना ही पड़ेगा। वो बोले नहीं मालिक, आपने 15 अप्रैल तक की मोहलत दी है, तब तक मैं सोच के बताऊंगा। अब इस सिनेरियो में जब आप 31 मार्च को खड़े हैं तो आपका माल पोजीशन में तो उसके पास पड़ा है, लेकिन ओनरशिप अभी भी अपनी ही है और ये माल एक्चुअली नहीं बिका है। एक्चुअली ये माल नहीं बिका है। तो आप इसको क्या डेटर में शामिल करोगे? क्या आप इसको सेल्स में अभी भी रखोगे? तो आंसर है सर एब्सोल्युटली नो, क्योंकि 31 मार्च तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है सामने वाला उसको रिजेक्ट कर दे, हो सकता है कि रख ले, जो भी होगा अब वो अगले फाइनेंशियल ईयर में होगा। आज इस फाइनेंशियल ईयर एंड तक तो कुछ नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो जो मैंने सेल बुक करी थी इस मुंह से ऑन 15 मार्च, 31 मार्च को मुझे सेल्स को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक सेल नहीं हुई है। तो अब मैं क्या करूं? जो एंट्री करी थी उसको उल्टी एंट्री कर देता हूं। एंट्री क्या करी थी? डेटर अकाउंट डेबिट या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल, तो इसको घुमा दो। तो अब क्या एंट्री होगी? सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, और इस एंट्री से सेल तो हो गई 0। अब एक बात बताओ, 31 मार्च को जब आप दुकान में स्टॉक गिनोगे तो क्या दुकान में ये स्टॉक मिलेगा? आंसर है क्यों मिलेगा, ये तो ग्राहक के पास पड़ा है। लेकिन क्या ये माल उस ग्राहक का है या अपना है? सरकार अपना है। तो ये मेरे ट्रेडिंग स्टॉक अकाउंट में है, तो ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में एज ए स्टॉक आना चाहिए। बोले हाँ, लेकिन गिनती में तो मिलेगा नहीं। हाँ सर, तो अब क्या करें इसका? तो सरकार इसको, भले ही वो उसकी पोजीशन में पड़ा है लेकिन है तो अपना, ओनरशिप अभी भी अपनी है, तो इसको बकायदा ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं सिमिलरली इसको भी एज ए क्लोजिंग स्टॉक शो करोगे। लेकिन अब सवाल फिर से आया, किस वैल्यू पे शो करोगे? क्योंकि आपने भेजा तो सेलिंग प्राइस में था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एज पर AS2 इन्वेंटरी चैप्टर के अनुसार कॉस्ट या NRV विच एवर इज लेस पर वैल्यू किया जाता है। तो आप इवेल्युएट करो कि ये माल क्या कॉस्ट प्राइस के ऊपर बिक जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, या उससे कम पे होगा। अगर उससे कम पे होगा तो जो उसकी एक्सपेक्टेड NRV है उस पर वैल्यू करो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो अपन मान सकते हैं कि जिस इनवॉइस पर माल भेजा है वो उसी पे रखेगा या वापस कर देगा। तो इसका मतलब उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो कॉस्ट के बराबर या उससे ज्यादा है। तो उस केस में आपको क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पर वैल्यू करना चाहिए। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कर रहे हैं, एक एंट्री करेंगे। ये माल जो मैंने ग्राहक के पास भेजा उसकी कॉस्ट मेरे ट्रेडिंग की डेबिट में पड़ी है, और अगर मैंने उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट नहीं लिया तो मेरा GP कम हो जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए। अब लेकिन क्या लिखूं इसको? मैं ऑर्डिनरी क्लोजिंग स्टॉक बोल दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पता कैसे पड़ेगा? डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कितना माल दुकान में पड़ा है, कितना ग्राहक के पास पड़ा है? तो इसका एक टेक्निकल नाम होगा क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस अकाउंट। इतना बड़ा खाता, साउथ इंडियन खाता है बिल्कुल, है ना? अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी चिन्नस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, हाँ पेरम्बदूर, नहीं सर बस इतना समझ गए। तो खाते का नाम क्या होगा? इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। अगर 31 मार्च तक ना तो रिजेक्शन आया ना अप्रूवल आया और जो समय दिया था अगर वो समाप्त नहीं हुआ तो सरकार ये हो गई एंट्री। अब ये स्टॉक आएगा आपकी बैलेंस शीट में। हाँ सरकार बिल्कुल आएगा, क्योंकि मेरा स्टॉक है। ठीक है, ये हो गया साल खत्म। अब अगले साल 15 अप्रैल तक उसको कुछ बोलना है? बोले हाँ। अब 15 अप्रैल तक उसने बोल दिया कबूल नहीं है, तो जिस मुंह से माल भेजा था उससे वापस आ गया। क्या एंट्री होगी? सोचो क्या एंट्री होगी? आंसर है सरकार क्यों एंट्री होगी? क्योंकि आपने तो 31 मार्च को ही रिटर्न दिखा दिया। क्या एंट्री करी थी? सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, यानी आप 31 मार्च को ही उस रिटर्न दिखा चुके हो। तो अब अगर उसने फिजिकल रिटर्न किया तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया या 15 अप्रैल हो गई और ना रिजेक्शन आया ना एक्सेप्टेंस आई, तो फिर आप 15 अप्रैल को सेल बुक करोगे फिर से दोबारा। क्यों? क्योंकि आपने 31 मार्च को रिवर्स कर दिया था। अब 31 मार्च को किताबों के अनुसार आपके पास स्टॉक पड़ा है, लेकिन अगर उसने वो माल रख लिया, सेल हो गई, तब मुझे बकायदा इज्जत से अगले साल अगले फाइनेंशियल ईयर में सेल की एंट्री पास करना पड़ेगी। बहुत ध्यान से देखना क्या हुआ। 15 मार्च को मैंने सेल की एंट्री पास करी, चूंकि 31 मार्च तक अप्रूवल और रिजेक्शन दोनों नहीं आया था तो मैंने सेल रिवर्स कर दी, और अब 15 अप्रैल तक या 15 अप्रैल खत्म होने पर
मैंने वापस से सेल बुक करना है। लेकिन अगर वापस आ गया तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो माल मेरे किताब में ऑलरेडी सेल्स रिटर्न रिवर्स हो चुका है। ठीक है सरकार, तो चलो अब एंट्री पढ़ लेते हैं। वैसे तो एंट्री यही थी, फिर भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हेन सेलर सेंड गुड्स they treat them as an ordinary sale. Done sir. Debtor to sale. If the goods are accepted or not returned or business receive no intimation within the specified time limit, तो फिर उस केस में कोई अलग से एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सेल की एंट्री पहले ही पास कर चुके हैं। No entry is required to be passed because the entry for sale passed at the time of sending the goods becomes the usual entry after the expiry of specified time। पता नहीं क्या क्या लिख देते हो आप सर, समझ में तो आ गया ना कि भैया सेल की एंट्री तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो अब इससे क्या अंतर पड़ रहा है कि उसने अप्रूवल दिया कि नहीं दिया। हाँ, अगर वो नहीं देता तो मुझे रिवर्स करना पड़ता, लेकिन अप्रूवल दे दिया तो अब कोई रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे। इफ द गुड्स आर रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड टाइम और रिवर्स एंट्री is passed to cancel the previous transaction। मैंने सेल्स रिटर्न नहीं लिखा, मैं बोल रहा हूँ रिवर्स करूंगा प्रीवियस ट्रांजैक्शन को। तो प्रीवियस ट्रांजैक्शन क्या था? डेटर डेबिट टू सेल। तो अब इसको उल्टा कर दो, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर या ट्रेड रिसीवेबल। और आगे सरकार, when the goods are accepted at a higher price than invoice price, अपन ने डिस्कस किया था, तो उतने अमाउंट से डेटर बढ़ जाएगा और सेल बढ़ जाएगी। और इसका उल्टा हुआ तो सर उतने अमाउंट से डेटर कम हो जाएगा और सेल भी कम हो जाएगी। और लास्ट एट ईयर एंड पे 2 एंट्री होंगी, एक तो सेल्स रिवर्स करने की और एक क्लोजिंग स्टॉक बुक करने की। सेल्स रिवर्स करने की एंट्री वही सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और स्टॉक बुक करने की तो एंट्री क्या होगी? इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। अगला साल आ गया। अब अगले साल क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्या होगा? अगर वापस कर दिया तो कोई एंट्री मत करना, क्योंकि आप 31 मार्च को वापस करने की एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन अगर रख लिया तो अब आप वापस से सेल की एंट्री पास करेंगे और एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। मजेदार बात यह है कि एग्जाम के हिसाब से यही सबसे सुटेबल मेथड है, क्योंकि जो 2 मेथड अगली हैं उसमें टेबल बनती 13 कॉलम की और फिर 7-8 अकाउंट भी बनते हैं, तो वो 5 नंबर के लिए फीसेबल नहीं है। और इस क्वेश्चन और इस चैप्टर की औकात नहीं है कि ये 5 से ज्यादा के लिए पूछा जाए। तो वो वाला पार्ट एग्जाम में कंपैरेटिवली कम आता है, एग्जाम में यही वाला पार्ट जनरली आएगा। तो चलो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। ये आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, मैंने वहीं से उठाए डाटा ताकि आपको आसानी रहे। सीई सेंट गुड्स टू इट्स कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन took place during 2016 लिखा है, यानी ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। 16-17 लिखते तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 17, लेकिन अगर बोल रहे हैं अकाउंटिंग ईयर 2016 तो मतलब इनका अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। चलो देखते हैं। 15 सितंबर को सेंट गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33.33%। माना कि कॉस्ट 150 है, 33.33% मतलब होता है 1/3, तो 1/3 ऑफ व्हाट? कॉस्ट। तो 150 का 1/3 होता है 50। मैं अगर 100 लेता तो 133.33 आता, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं 150 लिया। ठीक है, अब 150 कॉस्ट 50 प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 200। तो मालिक कॉस्ट पे 1/3, जरा सेल पे चेक करो कितना हुआ। 200 की सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कितना है? 50। तो सरकार 50 अपॉन 200 इंटू 100 करोगे तो एग्जैक्टली क्या आएगा? 25%। वैसे तो अपने को पता ही है, कॉस्ट का 100 सेल का 50, कॉस्ट का 50 सेल का 1/3, कॉस्ट का 1/3 सेल का 25, कॉस्ट का 25 सेल का 20, कॉस्ट का 20 सेल का 16.66%। ये अच्छे से रट लेना, क्योंकि इन्वेंट्री चैप्टर में, फाइनल अकाउंट चैप्टर में, यहाँ पे सब जगह ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। कंसाइनमेंट में भी आता है ये पॉइंट, है ना? तो क्या क्या एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कॉस्ट का सर रिपीट करने के बजाय आप लिख दो ना तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ये लिख देता हूं, कॉस्ट और सेल। कॉस्ट का 100%, सेल का होता है मालिक 50, अच्छे से रट लो। कॉस्ट का 50, सेल का होगा 33.33 12%। कॉस्ट का 33.33 12% इक्वल्स टू सेल का 25। कॉस्ट का 25, सेल का 20 और लास्ट कॉस्ट का 20, सेल्स का 16.66 12%। और ये बहुत सारी जगह आपके काम आने वाला है।
ठीक है, अब इसको अच्छे से नोट कर लो क्योंकि ये कई बार काम आएगा। वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो मालिक कॉस्ट का 1/3 यानी सेल का 25%। अब सरकार ये क्या है, तो हम बोल रहे हैं गुड्स सेंड टू कस्टमर, और ये ऐसा है, आप इसको इन्वर्टेड भी लिख सकते हो। तो मतलब ये 1 लाख क्या है, दैट वाज द इनवॉइस प्राइस, और इनवॉइस प्राइस पे प्रॉफिट कितना है 25%, यानी 75,000 की कॉस्ट का माल था, 1 लाख में भेजा। ठीक, तो क्या एंट्री होगी, पहला केस जहां पर हम सेल को ऑर्डिनरी सेल मानते हुए अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो फिर एंट्री होगी ट्रेड रिसीवेबल। तो यहां पे सबसे बड़ा रोल नरेशन का होगा, क्योंकि अगर आपने नरेशन प्रॉपर नहीं लिखी तो फिर आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन सा माल एक्चुअली ऑर्डिनरी बेचा है और कौन सा माल अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पर बेचा है। तो अच्छे से नरेशन लिखते हैं। क्या लिखा, बीइंग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। चलो मालिक, ये एंट्री तो होगी। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। 20 अक्टूबर को गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, क्या इसकी एंट्री होगी? हाँ सरकार, क्या एंट्री होगी? सरकार जिस मुंह से आपने ये वाली एंट्री की थी उसी मुंह से 40,000 की एंट्री रिवर्स कर दो। ओके, तो एंट्री क्या होगी 20 अक्टूबर को? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट 40,000, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो सामने वाले को समझ में जाएगा एंट्री पढ़ के कि एक्चुअली सेल थी नहीं, हमने बस सेल मानते हुए एंट्री कर ली थी क्योंकि हमने अलग से किताबें नहीं खोली हैं। ठीक है मालिक। अब 25 नवंबर को क्या हुआ? रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर। मालिक 25 नवंबर को अप्रूवल आ गया, क्या हमने रख लिया, लेकिन साहब हम अब एंट्री क्या करें, क्योंकि हमने तो सेल उसी समय मान लिया था अकाउंट्स में जिस दिन हमने माल भेजा था। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? नो एंट्री विल बी पास्ड। तो क्या लिखा हमने? लिखा नो एंट्री विल बी पास्ड on approval as we had already recorded sale at the time of dispatch of goods। ठीक है सरकार। अब मुझे थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, और वैसे भी आपको इसे भी नोट में ही लिखना है तो मैं इसको हटा के अलग से लिख रहा हूँ। चलो मालिक, अब देखते हैं। कुल मिला के 1 लाख का माल भेजा था, 40,000 की होगी रिजेक्शन, बचा 60, 40 की मिल गई अप्रूवल, बचा 20, और 31 दिसंबर को उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल। हम मान रहे हैं कि अभी वो जो रीजनेबल टाइम दिया था वो एक्सपायर नहीं हुआ, यानी 20,000 की सेलिंग प्राइस का माल ऐसा है जिसके लिए ना तो रिजेक्शन आया, ना अप्रूवल आया, और ना समय समाप्त हुआ। अब हम धर्म संकट में हैं क्योंकि हम सेल मान नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो सरकार ये 20,000 की सेल रिवर्स होगी और कॉस्ट पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा। चलिए एंट्री करते हैं। सबसे पहले रिवर्स करने की, तो एंट्री होगी सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। क्या लिखी एंट्री मालिक? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। और सबसे महत्वपूर्ण है नरेशन। देखो नरेशन में क्या लिखा? रिवर्सल ऑफ सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स नॉट येट अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। इस एंट्री के साथ इसमें से आप ध्यान से देखो, 1 लाख की सेल बुक करी थी, उसमें से 40 की सेल तो हुई गई, अब बचे 60, 60 में से 40 की रिवर्सल यहाँ हो गया था, बचे 20, और ये 20 का रिवर्सल हो गया, यानी वापस से ये पूरा खाता बंद हो गया और नेट 40,000 की सेल बुक हो गई। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो ग्राहक के पास ही पड़ा है, और वो क्लोजिंग स्टॉक उसका नहीं हमारा है, हमारी बुक्स में आना चाहिए। तो उसको अब हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और नाम क्या लिखेंगे? गुड्स विद कस्टमर ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का साउथ इंडियन नाम है गुड्स विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अच्छा, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि एंट्री होगी किस पे, सेलिंग प्राइस पे या कॉस्ट पे? तो मालिक इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री वैल्यू होती है कॉस्ट पे या एनआरवी पे, व्हिचएवर इज लेस। लेकिन यहां पर एनआरवी नहीं दी तो हम मानेंगे कि बिकेगा तो ये 20 में बिकेगा, नहीं तो फिर ये कॉस्ट में वापस आ जाएगा। तो मालिक कॉस्ट क्या है? सरकार प्रॉफिट का एलिमेंट था 1/3 ऑन कॉस्ट, मतलब 1/4 ऑन सेल, और 20,000 क्या है सर? सेलिंग प्राइस। तो 20,000 का 1/4 5,000, 20,000 माइनस 5,000, यानी ये माल जो कस्टमर के पास पड़ा है जिसकी सेलिंग प्राइस 20,000 है, उसकी ओरिजिनली कॉस्ट 15,000 है। तो एंट्री सरकार, एंट्री क्या लिख ली? इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन अप्रूवल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में तो आता है, तो टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, और काय पे? हमेशा कॉस्ट पे, या अगर एनआरबी उससे भी कम है तो एनआरबी पर।
बीइंग गुड्स लाइंग विद कस्टमर एट ईयर एंड वैल्यूड एट कॉस्ट। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में, तो मैं क्या बोलूं, इसको रिटर्न गिफ्ट बोलूंगा। यानी सीए लेवल पर क्या ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन चूंकि चैप्टर है और आसान चैप्टर है तो कुछ कर तो सकते नहीं है। तो यस, ये क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ऐसा। चलो देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया था, लेकिन उससे पहले चलो यार दोस्त जल्दी से इस क्वेश्चन को और कर लें। नवंबर 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमारे एग्जाम में इस मेथड के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम आ जाएंगे अपनी आखिरी जो 2 मेथड्स हैं छोटी छोटी, बस उस पर। मिस्टर गणेश sent out goods on approval to few customers, गौर फरमाइएगा जज साहब, few customers and include the same in the sales account, ठीक है। On 31st March 18 the trade receivable balance stood at rupees 75,000। 31 मार्च यानी ईयर एंड पर हमारे ट्रेड रिसीवेबल डेटर खाते का बैलेंस 75,000 था, which includes rupees 6,500 goods sent on approval against which no intimation was received during the year। मतलब क्या हुआ, ये वो हैं जिनका अभी तक अप्रूवल नहीं आया, तो अभी हम दृढ़ता के साथ नहीं बोल सकते कि कल ये माल रखेंगे या नहीं, और जब रखेंगे तब सेल मानेंगे ना सरकार, अभी कैसे सेल मान सकते हैं। तो अभी मुझे चाहिए कि मैंने इनको जो जबरदस्ती सेल में और डेटर में शामिल कर रखा है उन्हें वहां से बाहर निकालें। तो ईयर एंड पर इस 6500 की सेल्स का रिवर्सल होगा, एंट्री होगी, ये 3 बार एंट्री होगी, हटा देना, और एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट एंड द अमाउंट इज 6500। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग रिवर्सल ऑफ सेल in respect of goods lying with customer but not yet approved. These goods were sent out at 30% above cost price and were sent to Mr. Aditya and बक्की राम। वाह यार, गणेश हैं, आदित्य को माल भेज रहे हैं, बक्की राम को भेज रहे हैं। अच्छा, अमाउंट जोड़ना है 3900 प्लस 2600, तो 3000 2 5000 6500। ओके, ये 6500 का ब्रेकअप है कि भाई ये 6500 का माल जिसका अप्रूवल नहीं आया था वो किस किस को भेजा था, एक थे आदित्य और एक थे बक्की राम। तो चलो सरकार यहाँ पे उनका नाम भी लिख दो ना, लिख देता हूँ, आदित्य और बक्की राम। ओके, अब सरकार माल भेजा था कॉस्ट प्लस 30% पे, तो जिस पे परसेंट लग बोलते हैं उसको हम 100 मान लेते हैं, तो लेट द कॉस्ट इज 100, तो प्रॉफिट देयर ऑन इज 30, 100 का 30% 30, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट 100 प्रॉफिट 30, सेलिंग प्राइस 130, तो मालिक ये 6500 130 के बराबर हैं, तो 100 के बराबर क्या, तो सरकार 6500 डिवाइड बाय 130 इंटू 100, ये आता है 5000, और ये 5000 क्या है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे ग्राहकों के पास ईयर एंड पे बिना बिका पड़ा है, ये मेरे बैलेंस शीट में आएगा, ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा, तो उसको सर किताबों में लाना पड़ेगा। चलो लाते हैं। इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बीइंग इन्वेंट्री लाइंग विद कस्टमर नॉट अप्रूव्ड टिल ईयर एंड वैल्यूड एट कॉस्ट, और कॉस्ट क्या है, तो 6500 डिवाइड बाय 130 इंटू 100 दैट कम्स टू 5000। इस एंट्री के बाद, यस मालिक, इस एंट्री के बाद अब मेरे जो स्टॉक है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और जो मेरे डेटर्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। चलो पढ़ते हैं सरकार आगे। मिस्टर आधिया सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 25 अप्रैल 25 अप्रैल 2018 को मिस्टर आतिथ्य सेंट intimation of acceptance on 25th April 18 and Mr. Bakki Ram return goods on 15th April। ये पूरा वही तो क्वेश्चन है जो अपन ने मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 5 में देखा था। हाँ, ये अपने मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 ही तो हो गया। तो सरकार अब ये पहली बात तो हो गई कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि 31 मार्च 18 यानी 17-18 तक 31 मार्च तक अप्रूवल नहीं आया था, तो हमने इसको सेल्स रिवर्स कर दी थी, यानी अब माल हमारा है और हमारी किताबों में है, यानी सेल्स रिवर्स हो चुकी है। और अब ये दोनों मिस्टर आतिथ्य और बक्की राम
हमारी किताबों में एज ए डेटर नहीं है। तो जब आदित्य ने अप्रूवल दिया तो अब हम वापस से सेल की एंट्री करेंगे। जब माल भेजा था तब डेटर बढ़ाए थे, सेल बढ़ाई थी। 31 मार्च को ईयर एंड पे सेल रिवर्स कर दी, डेटर रिवर्स कर दिए, और अब वापस से जब उसने अप्रूवल दे दी तो वापस से सेल बढ़ेगी और डेटर भी बढ़ेंगे। तो एंट्री होगी फाइनेंशियल ईयर 18-19 में ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट, और साहब ये आदित्य जी का अमाउंट था 3,900। ठीक है, क्या लिखेंगे नरेशन? सिंपल, गुड्स अप्रूव्ड बाय कस्टमर। ये एंट्री मालिक हमने आदित्य कर ली, लेकिन बक्कीराम की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बक्कीराम की सेल्स रिटर्न हम ऑलरेडी 31 मार्च को कर चुके हैं। और अब जब फिजिकली माल वापस आएगा तो बस माल फिजिकली हम रिसीव कर लेंगे, बाकी इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। तो एक नोट लिख देते हैं, नो एंट्री फॉर रिटर्न बाय मिस्टर बक्कीराम एज बी ऑलरेडी रिवर्स्ड सेल ऑन 31 मार्च 18। ठीक है सरकार, अब आगे बोले, क्या बोल रहे हैं? मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो हाउ दिस आइटम विल अपीयर इन बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 18 and show also the entry to be made during April 18. Value of closing inventory on 31st March 18 was rupees 50,000. अब मुझे बेटा ये बताना है कि बैलेंस शीट में मेरे डेटर और मेरा स्टॉक किस प्रकार अपीयर होगा और किस वैल्यू पर अपीयर होगा। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। बताओ मालिक, डेटर और स्टॉक दोनों आते कहाँ पे हैं? तो सरकार करंट एसेट्स में आते हैं। तो बैलेंस शीट में असेट साइड करंट एसेट्स, और उसके अंदर तो मालिक बैलेंस शीट में समझ रहे हैं कि इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। वैसे बहुत सिंपल है। डेटर में एक डेटर ऐसे शामिल हैं जिनको हमने एक्चुअली माल बेचा नहीं, क्योंकि उन्होंने अप्रूवल नहीं दी, तो उन्हें हम माइनस कर देंगे। बुक वैल्यू ऑफ डेटर थी 75,000, तो 75,000 माइनस 6,500, तो कितना आ गया? 68,500। अब उनके पास जो माल पड़ा था वो हमारा स्टॉक है, तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक माना चाहिए। तो मेरे पास दो क्लोजिंग स्टॉक हुए, एक जो प्रोमाइसेस में पड़ा है और एक जो कस्टमर के पास पड़ा है। जो कस्टमर के पास पड़ा है उसकी सेलिंग प्राइस 6,500 थी, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट वैल्यू होगा। तो चलो कॉस्ट वैल्यू करते हैं। तो इन प्रोमाइसेस 50,000 एज गिवन इन द क्वेश्चन, और लाइंग विद कस्टमर एट कॉस्ट 5,000, तो टोटल कितना हो गया? 55,000। ये हो गए सरकार आपके 5 मार्क्स कंप्लीट। और अब हम अगली मेथड पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगली मेथड का डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो दोस्तों यहां मेरा पहला मेथड खत्म होता है, और मजेदार बात यह है कि एग्जाम में यही आएगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से ब्रशअप कर लेना। बाकी अब हम अगले वीडियो में बची हुई 2 मेथड्स डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू।